आज हम चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल शुरू कर रहे हैं। कोशिश है वन शॉट वीडियो के रूप में, जिसमें आपका इस पार्ट का एक पोर्शन एल्डिहाइड और कीटोन कोशिश रहेगी कि एक ही क्लास में फिनिश हो जाए। आप सभी जानते होंगे कि क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर ये आपका कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, और सबसे ज़्यादा नंबर का है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। चैप्टर नंबर 12 क्या नाम लिखा है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस चैप्टर को जैसे हम स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड कार्बोनिल आता, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो। ये तीनों के तीनों किस प्रकार के कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल क्या होता है, तो उसके लिए आपने को एक विशेष बात समझनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, एक समूह लिखते हैं हम, कार्बोनिल समूह है। बिल्कुल बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्या लिखा मैंने बोर्ड पे, कार्बोनिल समूह है। अब कार्बोनिल समूह की संरचना कैसी होती है, तो उसके बारे में बात करें कि C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ वैलेंसी, कीटोन ही है, कुछ बच्चे इसको कीटोन समझेंगे। C डबल बॉन्ड O इसके दोनों तरफ क्या है, वैलेंसी। अब वैलेंसी पे क्या जोड़ेगा वो मैंने अभी आपको नहीं बताया। तो इस समूह को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। तो सीधी सी बात है कि जिन यौगिकों में कार्बोनिल समूह पाया जाता है वो आपके क्या कहलाएंगे, कार्बोनिल यौगिक। जैसे आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, आपका एमाइड है, एस्टर अम्ल, एनहाइड्राइड है, इन सब में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। तो पहला पॉइंट अपने माइंड में क्या फिक्स होना चाहिए कि कार्बोनिल समूह को हम क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, और इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी, और इन 2 वैलेंसी पर क्या जुड़ता है उसके अकॉर्डिंग वो कंपाउंड बन जाएगा। तो कार्बोनिल यौगिक क्लियर हो गया कि वे यौगिक जिसमें क्या हो, कार्बोनिल समूह उपस्थित होते हैं। तो इसको हम कार्बोनिल समूह, अब देखो यहाँ से मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले मैंने लिखा था इस कार्बोनिल को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल समूह में सबसे विशेष बात है कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो मैंने इसको लिखा C डबल बॉन्ड O, और इसकी यहाँ कितनी वैलेंसी शेष है, 2 वैलेंसी। अब दोनों वैलेंसी में से यदि एक वैलेंसी पे मैंने क्या जोड़ दिया, H, एक वैलेंसी पे H, दूसरी वैलेंसी फिर ये नॉर्मली जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे R जोड़ दिया, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो क्लियर है कि दोनों वैलेंसी में से एक वैलेंसी पे आपने इस पर क्या जोड़ दिया, H, दूसरी वाली वैलेंसी पे चाहे H जोड़ दो, R जोड़ दो, तो क्या कहलाएगा आपका, एल्डिहाइड। अब देखो इधर C डबल बॉन्ड O, इस वाली वैलेंसी पे मैंने R जोड़ दिया, इधर तो R जोड़ना ही है अपने को। तो अगर इस C डबल बॉन्ड O इसके दोनों तरफ क्या जुड़ा हो, R समूह जुड़ा हो, तब उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, कीटोन। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह, इसकी 2 वैलेंसी है। अगर दोनों वैलेंसी में से एक वैलेंसी पर H जोड़ दिया तो क्या नाम हो गया, एल्डिहाइड, और अगर इसकी वैलेंसी पर R जोड़ दिया दोनों साइड तो क्या नाम हो गया, कीटोन। अब देखो ये तो थे कार्बोनिल यौगिक बोल सकते। अब इनके व्युत्पन्न और कंपाउंड कौन कौन से बने, देखो यहाँ समझना गौर से कि C डबल बॉन्ड O ये 2 वैलेंसी है, इस वैलेंसी पे मैंने जोड़ दिया OH। C डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्या जोड़ दिया मैंने, OH, और यहाँ पर आपका R। अब देखो क्या हो गया, C डबल OH, कौन सा कंपाउंड बन गया ये, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए, यदि आपने C डबल बॉन्ड O के एक साथ क्या जोड़, एक तरफ क्या जोड़ दिया, OH, तो क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब हम आगे बात करें, यहाँ पे समझें यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड O दोनों वैलेंसी फ्री है, इस वैलेंसी पे मैंने जोड़ दिया NH2। C डबल बॉन्ड O इधर वाली वैलेंसी पे क्या जोड़ दिया मैंने, NH2, तो क्या हो गया, एमाइड। क्या हो गया, एमाइड। इधर मैंने जोड़ दिया R, तो C डबल बॉन्ड O NH2, इसका क्या नाम हो गया, एमाइड। अब देखो C डबल बॉन्ड O इस वाली वैलेंसी पे मैंने जोड़ दिया OR, ऊपर वाले में तो सदैव R ही जोड़ने, एल्किल समूह है। तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पे OR, तो इसका क्या नाम हो गया, एस्टर।
C डबल बॉन्ड O OR, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एस्टर। क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। क्लियर बात? अब देखो इधर आगे, C थोड़ा नीचे से, C डबल बॉन्ड O, इधर मैंने जोड़ दिया हेलोजन, यहाँ पर आपका जुड़ गया R, तो C डबल बॉन्ड O, इधर क्या हो गया X, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अम्ल हैलाइड। अम्ल हैलाइड, क्या नाम दे दिया? अम्ल हैलाइड। तो सीधी बात है कि इन सब में कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O तो है। अब जैसे यहाँ पर हम समूह जोड़े उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाता है। इसके बाद देखो एक ही आता है आपका, समझना इसको, R C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह, इसको मैंने और से जोड़ दिया, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R, एक ये समूह लिखा है। इस समूह को बोलते हैं हम अम्ल एन हाइड्राइड। अम्ल एन हाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसको? अम्ल एन हाइड्राइड। तो इन सब में कार्बन समूह। अब ये तो लिखने का तरीका था, हमें याद कैसे करना हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो अभी तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया, तो चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सी अम्ल। अब देखो ये जो समूह लिखे हैं, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो बार बार आपके ये समूह लिखे हुए आपको मिलेंगे, तो तुरंत पहचान होनी चाहिए। अब देखो इनको क्या करना है कि हम बात करें एल्डिहाइड, तो CHO, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एल्डिहाइड का मतलब वैलेंसी C, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वैलेंसी CHO, इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। जो वैलेंसी फ्री, जहां हमने वैलेंसी फ्री छोड़ी है, ये वैलेंसी फ्री है, उसका मतलब या तो वहां पर R जोड़ेगा या वहां पर क्या जोड़ेगा? H जोड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे सब पे R जोड़ा है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एल्डिहाइड CHO। कीटोन, तो कीटोन को लिखने का तरीका सदैव ये रहेगा R C डबल बॉन्ड OR, ये क्या हो गया आपका? कीटोन। इसके बाद हम बात करें किसकी? कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड OH। मैं बार बार फोकस किए कि जब तक आपको ये याद नहीं होंगे तो फायदा नहीं चैप्टर में। कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो C डबल OH, C डबल OH, इसको आप क्या बोलते हो? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो C डबल बॉन्ड O NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये एमाइड C डबल बॉन्ड O NH2, नॉर्मली एमाइड को इसी प्रकार से लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O NH2, क्या लिख दिया? एमाइड। एमाइड के बाद आता है एस्टर। क्या आया? एस्टर। एस्टर में क्या होता है? ये वैलेंसी होगी C डबल बॉन्ड O OR, C डबल बॉन्ड OR, यहाँ सदैव R ही होगा एस्टर में, तो C डबल बॉन्ड O OR, क्या नाम हो गया? एस्टर। अम्ल हैलाइड, तो इसका मतलब हो गया R C डबल बॉन्ड O और X, X के रूप में आपका हेलोजन हो सकता है, और S से, और फिर ये आपका अम्ल एन हाइड्राइड। अम्ल एन हाइड्राइड, क्या लिखा है? अम्ल एन हाइड्राइड। तो इसके लिए हम बात करें, नॉर्मली ये लिखा हुआ इससे मिलेगा R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R, ये आपका क्या लिखा हुआ? अम्ल एन हाइड्राइड। तो यहाँ से हम बात करना स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 12 एमीन स्टार्ट क्या किया? एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आपको इस चैप्टर से मैं आगे स्टार्ट करता हूं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्से में तो हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, और दूसरे वाले पोर्शन में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको पार्ट 2 लिखा हुआ मिलेगा। पार्ट 2, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को पूरा डिटेल से समझाया गया है, इसका नामकरण वो आप देख सकते हो। इसके अलावा इस चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शन है, इस चैप्टर की जितनी भी नेम रिएक्शन है, रोजेनमुंड, स्टीफेन, एल्डोज, केनिजारो, आपकी क्लीमेंसन, अपचेन, तो जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सब का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको देख लो। बाकी की बातें आज की हम क्लास में करने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की। अब देखो इसके कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, बड़े कंपाउंड है, उनका ये किनसे प्राप्त होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक तो मैंने ये बनाई बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले के ऊपर मैंने जोड़ दिया एल्डिहाइड, तो इसको तुम क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? OH। क्या ऐड कर दिया? OH, और यहाँ पे इस पे जोड़ दिया OCH3। इस कंपाउंड को बोलते हैं वेनेलिन। क्या बोलते हैं? वेलेनिन। बिल्कुल याद करना है, बेंजीन वाले ऊपर CHO, नीचे OH और यहाँ OCH3, क्या नाम है? वेनेलिन। अब दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं, एक कंपाउंड और बनाया है, ये बेंजीन वाले, इसके ऊपर लिख दिया CHO एल्डिहाइड और यहाँ जोड़ दिया OH। OH, ये तो आपने सुना होगा सैलिसैल्डिहाइड।
क्या बोलते हैं इसको, सैल्डिहाइड। इस कंपाउंड का क्या नाम है, सैल्डिहाइड। तीसरा एक और कंपाउंड होता है इसमें, ये बेंजीन वाले बनाई, यहाँ पर CH, फिर डबल बॉन्ड CH और यहाँ CHO, सिनेमैल्डिहाइड। अब आपका जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उनमें से किन्हीं दो कंपाउंड के बारे में पूछा था कि वो उस कंपाउंड का सूत्र जो मैंने बना दिया और वो किससे प्राप्त होते, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। जो वेनिलीन है आपका, वेनिलीन, यह आपको वेनिला सेम से प्राप्त होता है। किससे, वेनिलीन आपको किससे प्राप्त होता है, वेनिला सेम से प्राप्त होता है। सैलिसाइलाइड आपको मेडोसिविट, ये पादपों के नाम है, मेडोसिविट से प्राप्त होता है। कौन सा, सैलिसाइल्डिहाइड। और सिनेमैल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये एक दालचीनी बोलते हैं, एक पादप का नाम दाल चीनी से। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वेनिलीन वेनिला सेम से प्राप्त होता है, सैलिसाइल्डिहाइड मोडोसिविट से और सिनेमैल्डिहाइड दाल चीनी से। अब बात करें एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण, तो एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण के लिए मैंने एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बनाया क्योंकि नामकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को मैंने काफ़ी बड़ा भी बनाया और बिल्कुल ईजिली समझाया है। तो एल्डिहाइड और कीटोन का अगर नामकरण आपको नहीं आता और सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, उसको देख लेना बिल्कुल। अब हम आगे बात करें कि यहाँ पर कुछ एल्डिहाइड के 3 में लिख रहा हूँ, तीनों के अपने को नाम याद होने चाहिए, केवल 3। एक तो HCHO, दूसरा CH3CHO और एक कीटोन ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ज़्यादा नहीं, 3 लिखेंगे तो आप याद कर सकते हो कि HCHO, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO इसको कहेंगे एसिटैल्डिहाइड, क्योंकि ये शब्द आपके बार बार रिपीट होंगे। HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO एसिटैल्डिहाइड और CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है। तो इस कंपाउंड को नॉर्मली भाषा में बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। और चाहो तो आप इसी कंपाउंड को हम बोल सकते हैं डाईमेथिल कीटोन। क्या कह सकते हैं, डाईमेथिल कीटोन। अब बेटा इनके हम IUPAC नामकरण की बात कर लेते हैं कि एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को आप क्या बोलते हो, मेथेन। और एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, एल। क्या होता है, एल। तो नाम हो गया मेथेनेल। तो HCHO का नाम क्या हो जाएगा, मेथेनेल। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से हो गया एथेन, एथेनेल, एथेनेल। कीटोन की बात करें तो कीटोन में कार्बन कितने, 1 2 3, कितने, 1 2 3। तो 3 कार्बन से हो गया प्रोपेन। और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ओन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो ये 3 कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बार बार अपने यूज आएंगे। बाकी डिटेल से समझना तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, साधारण भाषा में IPC भाषा में मेथेनेल, CH3CHO एसिटैल्डिहाइड, IPC में एथेनेल, CH3C डबल बॉन्ड OCH3 सबसे सरल कीटोन है, एसीटोन, डाइमेथिल कीटोन। IPC भाषा में क्या नाम होगा, प्रोपेनोन। इसके बाद अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां, क्योंकि देखना एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में से कुछ विधियां हम एल्कोहल फिनोल इथर वाले चैप्टर में पढ़ सकेंगे, क्योंकि एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो उससे आपको ये एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होता है। तो बात करते हैं इसका, एक बार स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात करें। अब देखो बात करें, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, थोड़ा सा पटअप हो जाता है कि कार्बोनिल समूह की कक्षीय संरचना बनाइए। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं समझने के हिसाब से कि कार्बोनिल समूह की संरचना, ठीक है। अब कार्बोनिल समूह की जब हम संरचना की बात करें तो आप एक चीज समझो कि कार्बोनिल समूह की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे होती है कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ एक वैलेंसी दूसरी वैलेंसी है, इस प्रकार से बनाते हैं। तो कार्बोनिल समूह में कार्बन और ऑक्सीजन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है,
अब यहाँ से आप एक चीज़ समझे कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है। इस कारण से जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे समझना चाहें कि आपके इस ऑक्सीजन पे तो आ जाता है आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आ जाता है आंशिक धनावेश। इस कारण से इस कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी हो जाती है? ध्रुवीय प्रकृति। कैसी? ध्रुवीय। फिर से सुन लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बोनिल समूह में क्या होता है कि ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, मतलब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, जिससे इसकी प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। और इसी कारण एक क्वेश्चन आता है कि कार्बोनिल समूह की, कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। बिल्कुल याद कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एल्डिहाइड तथा कीटोन की, क्या लिखा है? एल्डिहाइड तथा कीटोन की सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी होगी? तो क्लियर होना चाहिए। नाभिक, अब देखो स्नेह के लिए आप बोल सकते हो रागी, नाभिक स्नेह बोल दो या नाभिक रागी, एक ही शब्द है। तो नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया, देखो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो कौन सी थी? चैप्टर नंबर 10 में एल्किल हैलाइड की। लेकिन याद करना कि नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया किसकी मुख्य अभिक्रिया है? कार्बोनिल समूह की। अब प्रश्न ने जो अपनी मॉडल पेपर में दिया था वहां से ये दिया कि कार्बोनिल समूह की कक्षीय संरचना बनाइए। तो कक्षीय संरचना में आप सबसे पहले ये समझो कि इस कार्बोनिल समूह में जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बोनिल समूह में जो कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होता है, sp2 संकृत अवस्था में होता है। कार्बन समूह में कार्बन परमाणु कौन सी में? sp2 संकृत अवस्था में होता है। देखो एक s और 2 p, कुल कितने हो गए? 3। तो इसके कार्बोनिल जो कार्बन है, इस कार्बन के जो 3 इलेक्ट्रॉन तो संकरण में भाग लेते हैं। अब चौथे की जब हम बात करते हैं तो वो चौथा संयोजकता कोष का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो असंगठित कक्षक में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ यतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करता है। ये पता होगा कि सिंगल, अगर एकल बंध बनाते हो तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा बनता है, और डबल बॉन्ड हो तो उसमें एक सिग्मा और पाई बंध आता है। तो यहां से एक बात याद करनी है कि कार्बन का चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन असंकृत, चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन असंकृत p कक्षक में, असंकृत p कक्षक में उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके, p कक्षक के साथ अतिव्यापन करके पाई बंध बनाता है। अभी मैं इसके स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो ये कार्बन, तो कार्बन में कौन सा संकरण है? कार्बन में sp3। तो एक बंध तो ये बन गया इधर ऑक्सीजन के साथ, एक बंध इधर वाले वैलेंसी के साथ, एक इधर बन जाएगा। अब ये देखो कार्बन के पास कितने कक्षक होते हैं? कक्षक 4। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, अगर नहीं आए तो 1s2 2s2 2p2। तो ये तो पूर्ण भरा होता है। s का मतलब एक कक्षक और p का मतलब कितने कक्षक होते हैं? 3। और इनमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा होता है। तो कुल कितने कक्षक हो गए? 4। अब 4 में से संकरण में कितने भाग लिए? 3, एक s और 2 p, तो एक शेष बच गया। और शेष वाले कक्षक को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब ये असंगठित p कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा, वो इस ऑक्सीजन वाले p कक्षक के साथ क्या करेंगे? यतिव्यापन करेंगे। क्या करेंगे?
यति व्यापन, और यति व्यापन से यहाँ कौन से बंध का निर्माण होगा? पाई बंध का। बाकी ये बंध है, इनसे कौन से बंध का निर्माण होता है? सिग्मा बंध का। कौन से बंध का? सिग्मा बंध का। और इनमें जो बंध कोण होता है वो कितना होगा? 120 डिग्री। अब होता क्या है कि ये जो सिग्मा वाले बंध है वो तो एक तल में ऐसे होंगे, लेकिन पाई बंध होगा वो ऊपर और नीचे की तरफ होता है। तो प्रश्न आ जाए कार्बोनिल समूह की कक्षीय संरचना बनाइए, तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के आनी है। इसके अलावा 1 मिनट में इसको आपको कंप्लीट कर दूं कि पहले तो बात ये क्लियर कर लेना कि कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। कार्बोनिल समूह की प्रकृति क्या होती है? ध्रुवीय। इसी के कारण एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे मुख्य अभिक्रिया पूछे तो कौन सी याद करनी है? नाभिक स्नेही या नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह में जो कार्बन होता है वो कौन सी संकरित अवस्था में होता है? sp2 संकरित अवस्था में होता है। और ये आपने क्या बना दिया? कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख। क्या बना दिया? कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने की विधियों के बारे में हम बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट। जो कभी कभार हम सोचते हैं एक चीज़, और ये डायग्राम आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, लेकिन जब तक आप इसको 1-2 बार बना के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। क्योंकि देखने में इजी लगता है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन और काफ़ी दिक्कत आती है। तो पहले से प्रैक्टिस होती है तो इजीली। और एक चीज़ और, ये केवल बायोलॉजी के अंदर ही नहीं, केमिस्ट्री के अंदर भी आपको 2-3 क्वेश्चन तो ऐसा मिल जाएंगे, इनका नामांकित चित्र बनाइए। तो प्रैक्टिस होगी तभी पॉसिबिलिटी है ये चीज़। अब देखो हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों के बारे में। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां, क्या लिखा है? एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां। तो ये विधियां हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी है, तो शॉर्ट में इनका रिवीजन कर लेते हैं अपने यहाँ। नंबर फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं कि एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, किसके? एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो बड़ा सीधी सी बात है कि एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तो हमें ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीकारक की। और यहां आप एक बात क्लियर कर लेना कि अगर आपने प्राथमिक एल्कोहल लिया है, क्या लिया है? प्राथमिक एल्कोहल। तो अगर प्राथमिक एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीकरण करोगे तो आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि किसका? अगर आपने प्राथमिक एल्कोहल का क्या किया? ऑक्सीकरण किया, तो आपको क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। और हमने द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया तो क्या बन गया आपका? कीटोन। क्या बन गया? तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मन में कि प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण तो एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण तो कीटोन। रिएक्शन तो बहुत सिंपल है। जैसे प्राथमिक एल्कोहल का एग्जांपल लिखता हूं मैं, RCH2OH। क्या किया आपने? ऑक्सीकरण तो O लिया। एक द्वितीयक एल्कोहल ले लेते हैं, RCHROH। ये क्या हो गया आपका? द्वितीयक एल्कोहल। दोनों का हम क्या कर रहे हैं? O लिया, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखो यहां से आप इजीली समझने की कोशिश करो कि देखो ये एक O यहां से, एक H यहां से और एक H यहां से बाहर चला गया। तो देखो शेष क्या बना इसमें? RCHO क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड। इसमें क्या किया आपने? मतलब जलगाणु यहाँ पर क्या हो गया? प्लस H2 कर दो। अब सेम कंडीशन है, O यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो जलगाणु बाहर चला गया तो क्या बन गया? RCO बच गया। तो RC डबल बॉन्ड OR, ये प्लस जलगाणु, तो ये क्या बन गया? कीटोन। तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो कीटोन। नॉर्मली ऑक्सीकरण करना होता है तो या तो हम CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड ले लेते हैं, या K2Cr2O7 ले सकते हैं,
या आपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा हो तो PCC ले लें। अगर इनके द्वारा अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड और द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन प्राप्त होगा। पढ़ी हुई चीज़ें। दूसरा है आपका एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, देखो सीधी बात है कि एल्कोहल का अगर आपको विहाइड्रोजनीकरण करना है तो एल्कोहल को हम कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करेंगे। एल्कोहल को किस पे? एल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म करेंगे। तो सेम कंडीशन है, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड प्राप्त होगा और द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन। एक ध्यान रखना, बहुत सी रिएक्शनों में 573 केल्विन के स्थान पे आपको 300 डिग्री सेल्सियस मिल सकता है। तो केल्विन को किस में बदल दिया? 300 डिग्री सेल्सियस। तो बात एक ही है। तो अब ये बात क्लियर होनी चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कैसे? आपको ऐसा कोई समीकरण लिखी हुई मिलेगी, उसमें आपको उत्पाद की पहचान करनी होती है। जैसे एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण का मतलब, देखो हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकलेगा। समझाते हैं? और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने क्या लिया, प्राथमिक एल्कोहल, और प्राथमिक एल्कोहल को आपने कॉपर के साथ 573 केल्विन पर गर्म कर दिया तो आपको क्या प्राप्त हो गया? एल्डिहाइड। दूसरा इधर लिख रहा हूं, अगर आपने द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल लिया है और उसको आपने कॉपर के साथ 573 केल्विन पे गर्म कर दिया तो आपको क्या प्राप्त हो गया? कीटोन। क्या प्राप्त हुआ? कीटोन। तो बिल्कुल माइंड में कंसेप्टली क्लियर अपना होना चाहिए। अब एक रिएक्शन समझ लें, सेम इसी में एग्जांपल ले लिया मैंने सिंपल सा कि CH3CH2OH, एथेनॉल कॉपर के साथ 573 पे गर्म किया तो होगा क्या? एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। अब शेष क्या बच गया आपका? CH3CHO। द्वितीयक एल्कोहल की बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH3C≡OCH3। द्वितीयक एल्कोहल लेना है तो CHOH CH3। और सेम कंडीशन है कि कॉपर के साथ 573 केल्विन पे इसको क्या किया? गर्म किया। तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो दो हाइड्रोजन मतलब H2 बाहर निकल गया। अब शेष है वो कंडीशन बना दो तो CH3C≡OCH3 बन गया। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपको याद हो गया कि एल्कोहल का जो विहाइड्रोजनीकरण करेंगे वो कॉपर के साथ, कॉपर को 573 केल्विन पर गर्म करेंगे इनके साथ, तो आपको ये एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा। अब एक विशेष बात याद क्या करनी है, कभी जरूरी नहीं क्वेश्चन ऐसा पूछा है, जो समीकरण लिखी हुई मिलेगी, तीर के निशान पे ये लिखा मिलेगा, उत्पाद की पहचान करनी होगी। ये क्वेश्चन को घुमा के आपको ऐसा दे सकता है कि CH3CH2OH को क्या बोलते हैं? एथेनॉल। तो एथेनॉल से ये हो गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। एथेनॉल से क्या बनाओ? एसिटाल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। तो क्वेश्चन आ जाए कि एसीटोन से, सॉरी आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गई तो एसीटोन तो बनेगा। तो ये क्या आपका आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से ये क्या बन गया? एसीटोन बन गया। आइसोप्रोपिल एल्कोहल से ये क्या बन गया आपका? एसीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की दो विधियां थी नॉर्मली, एक तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण, दूसरा एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। ये दोनों रिएक्शन, एल्कोहल आ रहा है तो चैप्टर नंबर 11 एल्कोहल फिनोल ईथर में हमने इसको डिटेल से पढ़ा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी दो महत्वपूर्ण विधियां, इसका आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं। अब एल्डिहाइड कीटोन बनाने की और विधियों की बात करें तो नंबर 3 हम बात कर सकते हैं हाइड्रोकार्बनों से। किसे? हाइड्रोकार्बनों से। अगर नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं। नंबर 3 हाइड्रोकार्बनों से। अब ये हाइड्रोकार्बनों से, इसमें दो विधियां हम पढ़ेंगे। एक तो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दोनों के दोनों मान सकते हो। एक आएगा
ओजोनी अपघटन। एक विधि तो कौन सी है, एल्कीन का ओजोनी अपघटन, और दूसरी है एल्काइनों के जल योजन से। क्या लिखा है, एल्काइनों की जल योजन से। अब देखो एल्कीन का ओजोनी अपघटन, इसकी समीकरण के रूप में क्वेश्चन काफी अच्छा बता देता है। तो एल्कीन के ओजोनी अपघटन में क्या होगा कि एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन गैस के साथ करवाओगे, तो जो उत्पाद प्राप्त होगा उसको जिंक धूल और H2 के साथ उसका अपघटन किया जाता है, जिससे आपको एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं। अब इस एल्कीन के ओजोनी अपघटन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एल्कीन के रूप में आपने क्या लिया उसके अकॉर्डिंग आपको उत्पाद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि इस अभिक्रिया में होता क्या है कि इसकी बात करें एल्कीन का ओजोनी अपघटन, एल्कीन का ओजोनी अपघटन, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से प्राप्त उत्पाद को जिंक धूल तथा H2, जिंक धूल तथा H2O के साथ अभिक्रिया कराने पर, एल्कीन का ओजोनी अपघटन का मतलब ओजोन से अभिक्रिया करवाएंगे, से प्राप्त उत्पाद को जिंक धूल तथा H2O के साथ अभिक्रिया करवाने पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों प्राप्त हो जाते हैं, अब जो समझना कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन इस प्रकार से आती है कि आपको देखिए कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बनाई है, एसिटाल्डिहाइड बनाई, इससे बनाई, तो समझना यहाँ पर आपको एक बात याद करनी है कि अगर आपने एथिलीन, याद रखना है कि एथिलीन के ओजोनी अपघटन से, एथिलीन के ओजोनी अपघटन से आपको क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। एथिलीन के ओजोनी अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। समझना कैसे याद करोगे इसको, तो एथिलीन के ओजोनी अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्रिया किससे कराओगे, ओजोनी का मतलब ओजोन गैस से O3 से। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ऑक्सीजन कैसे जोड़ती है, तो बिल्कुल माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ये बीच का डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी ऊपर और 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएगी नीचे की तरफ। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH2O, ये बन गया आपका, ये ओजोनी अपघटन से आपका उत्पाद प्राप्त हो गया। अब इसको मैंने क्या किया, जिंक धूल और H2 के साथ इसकी क्रिया करवाई, तो क्या होगा कि ये उत्पाद आपका इस प्रकार से टूटेगा, ये इधर से टूट गया, ये इधर से टूट गया, ये जो O शेष बचा वो तो जुड़ जाएगा जिंक के साथ। यहाँ पर जो ऑक्सीजन शेष रहा है वो तो किसके साथ जुड़ जाएगा, जिंक के साथ, और ये क्या बन गया CH2O। अब देखो यहाँ लिखता हूँ कि CH2O, इसको आप क्या लिख सकते हो HCHO, कितने प्राप्त होंगे, ऐसे 2 प्लस जिंक ऑक्साइड ZNO आपको प्राप्त हो जाता है। अब ये नहीं समझ में आए तो आपका ये लिखा होता है CH2O, कितने H, 2, तो एक H पहले फिर C फिर HO, तो ये क्या प्राप्त हो गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, और यहाँ पर आपने क्या लिया था, एथिलीन। अब जो दूसरा याद क्या करना है, अगर हमें एल्कीन के ओजोनी अपघटन से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त करना हो तो हमें लेना पड़ेगा ब्यूट-2-इन, ब्यूट-2-इन से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं कि ब्यूट-2-इन, या इसको आप क्या बोल सकते हो 2-ब्यूटीन, ब्यूट-2-इन या 2-ब्यूटीन के ओजोनी अपघटन से क्या प्राप्त होगा आपको, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है।
एक बात तो समझना बेटा कि एग्जाम में इस प्रकार से तेल के निशान पे नंबर 1 पे ये लिखा मिल जाएगा और नंबर 2 पे ये लिखा मिल जाएगा और उत्पाद की पहचान कीजिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या एथिलीन से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब उसी तरह ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन से एसिटाल्डिहाइड, तो 2 ब्यूटीन का मतलब क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 हो गया। इसकी क्रिया हमने किससे करवा दी, O3 से। तो सीधी सी बात है कि ये ओजोन इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक ऑक्सीजन को ऊपर जोड़ दो और 2 को नीचे, सेम इसकी तरह। तो कैसे बनेगा, देखो CH3 CH CH CH3, ये दो, एक ऑक्सीजन ऊपर जुड़ गया और दूसरा ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब सेम कंडीशन है कि जिंक धूल के साथ इसकी हमने अभिक्रिया करवा दी, तो सेम उसी प्रकार से इसको तोड़ना है। ये एक यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से, तो देखो क्या बना, CH3 CHO कितने बन गए, 2, तो 2 CH3 CHO प्लस बाहर कैसे चला जाएगा ZnO, तो ये आपको क्या प्राप्त हो गया, एसिटाल्डिहाइड। तो ध्यान रखना है कि अगर आपने 2 ब्यूटीन का ओजोनी अपघटन करवाया है, 2 ब्यूटीन का ओजोनी अपघटन करवाया है, तो आपको एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा, एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब कहा जाए कि सर कीटोन बनाना हो, तो कीटोन के लिए जो यहाँ और यहाँ से एक एक H हटा दो, एक H हटा के यहाँ CH3 जोड़ दो, यहाँ एक H हटा के CH3 जोड़ दो, तो क्या बनेगा, 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन का अगर ओजोनी अपघटन करेंगे तो आपको कीटोन प्राप्त होगा। और ढंगना ये दोनों की दोनों एल्किन है, वो सम्मित है। अगर असम्मित एल्किन हो जैसे प्रोपिन लो, तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दोनों प्राप्त होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो ध्यान रखना है कि हमने किसका स्टार्ट किया कि एल्किन का ओजोनी अपघटन। तो एल्किन के ओजोनी अपघटन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एथिलीन के ओजोनी अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा और 2 ब्यूटीन के ओजोनी अपघटन से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, स्क्रीनशॉट फिर आगे। अब देखो ये तो गया, अगर हमें कीटोन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कीटोन बनाने के लिए एल्किन के ओजोनी अपघटन से हम यहाँ पे लेंगे, जो कंपाउंड क्या लेना वो समझना, 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन, 2,3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन के ओजोनी अपघटन से आपको कीटोन के रूप में क्या प्राप्त हो गया, एसीटोन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन प्राप्त होता है। तो रिएक्शन समझना कि 2 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाओ पहले तो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या हो गया 2 ब्यूटीन। अब यहाँ से मैंने एक H हटाया और एक H मैंने यहाँ हटाया, तो 1 2 3 4 2 और 3 पर 2 डाइमेथिल का मतलब एक CH3 मैंने यहाँ जोड़ दिया, दूसरा CH3 मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब इसका आप क्या करवा दो, ओजोनी अपघटन, तो O3 से इसकी क्रिया करवाई तो क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, एक ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा और 2 ऑक्सीजन नीचे। तो कैसे लिखेंगे इसको, CH3 जुड़े हुए, इस कार्बन से 2 CH3, इस एक ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दिया और एक को यहाँ पे जोड़ दिया, CH3 CH3 हो गया। क्लियर है, ये बन गया। अब क्या करना है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने जिंक और H2 के साथ अभिक्रिया करवा दी, तो इसको मैंने यहाँ से टूटा और ये यहाँ से टूटा, तो अब सीधी सी बात है क्या बनेगा, समझ लो, यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CH3, ये क्या बन गया आपका एसीटोन, क्या बन गया एसीटोन। अब देखो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है, यदि आपको क्वेश्चन में दे रहा हूँ एग्जाम में, क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो तीर के निशान में कैसे लिखा हुआ मिलेगा, एक नंबर ऑफ पर क्रिया किससे करवाओगे, Zn3 से, और नंबर 2 रिएक्शन आपकी जिंक धूल और H2 के साथ, तो उत्पाद की पहचान कीजिए।
किसकी पहचान कीजिए? उत्पाद की पहचान कीजिए। तो यहाँ बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए कि ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड आ गया, और इस एल्कीन का जब हम ओजोनी अपघटन करके ये करेंगे तो हमें उत्पाद, हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन या दोनों प्राप्त हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। इतना पढ़ाने के बाद अगर आपका माइंड क्लियर किया हो कि ये कैसे बना होगा, क्या बनेगा, तो बिल्कुल इसको हल करके स्क्रीन पे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे होंगे, उस पर जरूर सेंड कर दें, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि जो पढ़ा रहा हूँ वो कुछ दिमाग में ही बेजाम बात पड़ा है, कौन बड़ा अपने। ठीक है, तो इतनी सी बात हमें उम्मीद है कि समझ में आ रही हो सी कि मेरी तरफ से कोशिश करने से नहीं होगा, कोशिश थे भी कर से हो, थोड़े बहुत दिमाग थाको भी लाग सी जब तो बात समझ में आवे, नहीं तो कोई बात को नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करके जो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहे हैं उस पर सेंड कर देना, क्योंकि इसमें उत्पाद थोड़ा सा अलग बनेगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये तो हो गया आपका एल्कीन का ओजोनी अपघटन हाइड्रोकार्बन में। अगला क्वेश्चन है एल्काइन के जलयोजन से। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएंगे वो समीकरण के रूप में पूछे जाएंगे। परसेंट ऐसी संभावना कम होती है एल्काइन के जलयोजन को समझाइए। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें। अब इस हाइड्रोकार्बन में दूसरी अभिक्रिया आती है एल्काइन के जलयोजन से। तो जो एल्काइन के जलयोजन से आपका विशेष बात रखना कि अगर आपने एथाइन लिया है तब तो एसिटाल्डिहाइड, और एथाइन के अलावा कोई भी एल्काइन लोगे तो सदैव कीटोन प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि HgSO4 तथा H2SO4, क्या लिखा है? HgSO4 तथा H2SO4 की उपस्थिति में एथाइन के जलयोजन से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। एथाइन के जलयोजन से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है, लेकिन एथाइन के अलावा अन्य एल्काइन से कीटोन प्राप्त होता है। समझते? जो एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको आप बोलते हैं एसिटिलीन। तो देखो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या कहते हो आप इसको? एथाइन या एसिटिलीन। क्लियर है? क्या करना है इसका? जलयोजन का मतलब H2 के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया, और किसकी उपस्थिति में? HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में। और टेम्परेचर होता है वो होता है 333 केल्विन पे। कितने केल्विन पे? 333 केल्विन पे अभिक्रिया होगी है। अभी कोई यहाँ पर आप एक बात समझो, होता क्या कि यहाँ से केवल एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन से तो H जुड़ जाएगा, और दूसरे वाले कार्बन से क्या जोड़ दोगे आप? OH। तो देखो इस कार्बन से H जोड़ा तो यहाँ तो क्या हो गया? CH2। तो एक ही बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो गया? OH बन गया। अब क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है। तो देखो ये डबल बॉन्ड है वो तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो क्या बनेगा, दिमाग लगाना थोड़ा सा। हाइड्रोजन यहाँ जाएगा तो हाइड्रोजन कितने हो गए? CH3, ये डबल बॉन्ड एक इधर चला गया तो सिंगल बॉन्ड, और CH और डबल बॉन्ड बनेगा CHO। तो ये क्या बन गया आपका? एसिटाल्डिहाइड। तो सीधी सी बात क्लियर होनी चाहिए, एथाइन या एसिटिलीन के जलयोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटाल्डिहाइड। क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड। अब देखो अगर इस एथाइन के अलावा अन्य कोई एल्काइन लिया है तो सदैव कीटोन प्राप्त होगा। इसको यहाँ से समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने ले दिया यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम क्रिया किससे होगी? सेम कंडीशन है OH से HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में टेम्परेचर 333 केल्विन। अब देखो क्या होगा, कंडीशन समझनी है कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन से,
और ये OH है वो कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन से। मार्कोनिकोव का नियम चाहो तो लगा सकते हो यहाँ पे, तो क्या बनेगा आपका CH3C। अब देखो जुड़ा एक इससे और तो एक बंद टूट जाएगा, तो यहाँ तो जुड़ गया OH, यहाँ डबल बॉन्ड CH और एक H और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा CH2। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ समावयता होती है और ये जो बंध है इसको बोलते हैं चलाव्यता। डबल बॉन्ड की स्थिति में चेंज हो तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, चलाव्यता होगी। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपका जो बनेगा क्या वो देखो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया आपका SC टोन बन गया। क्या बन गया, SC टोन। तो यहाँ जो समावयता होती है उसको बोलते हैं हम चलाव्यता, जिसके कारण ये बंध की स्थिति चेंज होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस प्रकार से देखकर आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो ये हाइड्रोकार्बन में हमने क्या लिखा था कि एल्काइन के जलयोजन से, तो एल्काइन का जलयोजन होता है पहले तो ये याद होना चाहिए HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में होता है, ठीक है। एथाइन का जलयोजन किया तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त हुआ, बिल्कुल क्लियर है, ये एथाइन। और इसका क्या नाम है आपका प्रोपाइन, क्या लिखा है प्रोपाइन। और प्रोपाइन का अगर आपने जलयोजन कर दिया इनकी उपस्थिति में तो आपको क्या प्राप्त हुआ, एसीटोन कीटोन। तो क्वेश्चन आता है कि एथाइन या एसिटिलीन से फॉर्मेल्डिहाइड बनाइए, एसिटाल्डिहाइड बनाइए, या प्रोपाइन से एसीटोन का निर्माण कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कर दें। इसके बाद ये तो नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन बन गए। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के लिए, और एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की दो महत्वपूर्ण विधि अपने दे रखी है। एक तो इटार्ड, नाम ही टफ है, इटार्ड अभिक्रिया, दूसरी गाल्टरमान कोख अभिक्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की दो विधियाँ अपने सिलेबस में दे रखी है। विशेष इंपॉर्टेंट की बात करें, एक तो इटार्ड अभिक्रिया और दूसरी गाल्टरमान कोख अभिक्रिया है, जिसको हम कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ, क्या लिखा है एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। इसमें नंबर 1 हमने लिख रहे हैं इटार्ड अभिक्रिया। नंबर 1 पर हमने क्या लिखा है, इटार्ड अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। तो इटार्ड अभिक्रिया में होता क्या है कि बेंजीन या इसका विथवन, और विशेषकर सबसे अच्छा होता है टोलुइन ले लो। टोलुइन का मतलब मेथिल बेंजीन, बेंजीन वाले के ऊपर CH3। तो टोलुइन की अभिक्रिया क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में करवाते हैं। तो जो क्रोमियम संकुल बनता है उसका जलापठन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए हम क्या लिखेंगे कि टोलुइन की क्रिया टोलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड, टोलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड, फॉर्मूला लिख लेंगे इसके साथ में CrO2Cl2। तो टोलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराने पर क्रोमियम संकुल बनता है, जिसका जल अपघटन, जिसका जलापठन करने पर बेंजल्डिहाइड, जिसका जलापठन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है।
अब देखो इस रिएक्शन में क्या, अगर आप इस रिएक्शन को डिटेल से समझोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, अपने पास इतना टाइम भी नहीं। तो बिल्कुल मैं शॉर्ट में तरीका बता रहा हूँ, आपको याद क्या करना है कि टोलुइन है, तो टोलुइन के लिए हमें याद क्या करना है, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ना आपको, CH3। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ना है, CH3। क्रिया किससे कराओगे, क्रिया किसके साथ होगी, क्रोमिल क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। क्रोमिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे और किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में। तो याद करना कि इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्रोमियम संकुल एक कंपाउंड बनता है, जिसका आपने नंबर 2 लगा के, जिसका आपने क्या कर दिया, जलावठन, जिसका आपने क्या कर दिया, जलावठन, तो आपको उत्पाद क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। जो सीधा तरीका आपको ऐसे याद करना है, तो यहाँ पर आपको आपका अपना उत्पाद CHO क्या बन जाएगा, ये बेंजल्डिहाइड। और वैसे इस प्रोसेस को हम डिटेल से समझेंगे तो हमें टाइम भी लगेगा और याद होने में भी मुश्किल है। तो बढ़िया सा तरीका है कि इसको आप इस प्रकार से याद कर लें कि सर ने क्या बताया था कि टोलुइन के लिए तो बार बार इतना पढ़ने के बाद याद हो गया कि टोलुइन को आप चाहो तो क्या याद कर सकते हो, मेथिल बेंजीन। क्या लिख दिया, मेथिल बेंजीन। तो मेथिल बेंजीन की क्रिया किससे के साथ करवाई, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो एक संकुल बनता है जिसका जलावठन कर देते तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इससे इजी अभिक्रिया अपने ये लेनी होगी, तो इसको सिंपल सा याद करना है। इटार्ड अभिक्रिया, किसकी बात कर रहे हैं हम, इटार्ड अभिक्रिया की। तो याद क्या रखना वो समझ लो, अभिक्रिया कौन सी स्टार्ट किया आपने, इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया से क्या बनता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया में टोलुइन, क्या लिखा है, टोलुइन की क्रिया किससे, क्रोमिल क्लोराइड से। और क्रोमिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CrO2Cl2। किसकी उपस्थिति में, कार्बन डाई सल्फाइड की उपस्थिति में। तो बनेगा क्या आपका, क्रोमियम संकुल। क्या कर दिया, जलावठन। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये इक्वेशन लिख दी। जब बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार ऐसे इक्वेशन लिखकर आपको उत्पाद पूछ लिया जाता, तो चाहे कैसे भी हो हमें याद कर सकते हैं। तो ये थी आपकी इटार्ड अभिक्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया, जिसको गाटरमान खोक अभिक्रिया भी हम कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करें। इसके बाद बात करें दूसरी रिएक्शन हम यहाँ ले रहे हैं, गाटरमान कोच या गाटरमान खोक अभिक्रिया। ध्यान रखना, एक गाटरमान अभिक्रिया तो आपने पढ़ी थी, बेंजीन एनिलीन से आपने जहाँ क्लोरोबेंजीन बनाया था वहाँ कॉपर धातु ली थी, वो अलग है, ये अलग है। इसमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो क्या लिखा है, गाटरमान कोच या खोक अभिक्रिया। तो रिएक्शन काफ़ी इजी है कि बेंजीन या उसके व्युत्पन्न को निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में CO प्लस HCl, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये उपस्थिति में CO प्लस HCl के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजल्डिहाइड, तो सीधी बात है, बेंजीन लोगों तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम लिखना स्टार्ट करते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया, तो बेंजीन या उसके व्युत्पन्न, तो हमने एक सिंपल से यहाँ लिया बेंजीन। अब आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन के साथ क्या जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन के साथ एक क्या जुड़ा होता है, हाइड्रोजन। तो जहां आपको आवश्यकता वहां हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर लो, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में करवाई थी आपने,
AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl। अरे हमें बनाना क्या है, हमें पता है कि इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे ये बेंजल्डिहाइड। अब जो समझो बेंजल्डिहाइड बनेगा तो क्या होगा? C है तो ये कार्बन जुड़ेगा तो CHO, देखो CHO, तो ये हो गया CHO और ये आपका क्या बन गया यहाँ पे? बेंजल्डिहाइड। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न आ जाए एग्जाम में से कि बेंजीन से क्या बनाओ? बेंजल्डिहाइड। तो हम डायरेक्ट भी लिखकर आ सकते हैं। अब एक चीज़ और फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दूसरी रिएक्शन हमने क्या स्टार्ट की थी? गाटरमान कोच या खोक अभिक्रिया। अभिक्रिया में नॉर्मली हम बेंजीन ले लिया, तो बेंजीन की अभिक्रिया हम किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में। किसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं? CO प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। और ये रिएक्शन यहाँ पे, तो एक तो रिएक्शन हो गई। अब देखो इधर आपको दोनों क्वेश्चन याद करने। तो कैसे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो सीधी बात याद करना है कि बेंजीन से क्या बनाओ? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन से क्या बनाओ? बेंजल्डिहाइड। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया अपने को याद करके लिखनी है? गाटरमान कोच अभिक्रिया। अब दूसरे सेंटेंस में उसने चेंज कर दिया और उसने ये लिख दिया यहाँ पे टोलुइन। क्या लिखा है? टोलुइन से। क्या लिखा है? टोलुइन से क्या बनाओ? बेंजल्डिहाइड। टोलुइन से क्या बनाओ? बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, यहाँ हमें कौन सी अभिक्रिया लिखनी है? इटाड अभिक्रिया लिखनी। कौन सी अभिक्रिया? इटाड अभिक्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद तो ये तो थे आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब अगर एरोमेटिक कीटोन बनाना हो तो कौन सी अभिक्रिया लेते हो? तो इसके लिए सबसे सिंपल अभिक्रिया होती है फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया। अगर आप बेंजीन की अभिक्रिया, अगर बेंजीन की फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया कराओगे तो आपको आसानी से कीटोन प्राप्त हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट। फिर आगे बात करें। अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन, तो फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया। तो आपने फिडेल क्राफ्ट में भी दो नाम सुने होंगे। फिडेल क्राफ्ट एक तो लिखा हमने एल्किलीकरण और दूसरा हम लिख रहे हैं एसिटिलीकरण। तो सीधी सी बात, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया के अंदर सीधी सी बात बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो आपको कीटोन प्राप्त होगा और कीटोन भी कैसा? एरोमेटिक। तो इसके लिए हम सिंपल सी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बेंजीन की क्रिया, क्या लिखा है? बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया एसिल हैलाइड, बेंजीन की क्रिया एसिल हैलाइड। अब एसिल हैलाइड का मतलब आपको यहाँ याद रखना कि कंपाउंड कौन सा होगा? RC⋯OX। यहाँ R का मतलब एल्किल भी और एरोमेटिक भी हो सकता है। तो बेंजीन की क्रिया एसिल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर कीटोन, और कैसा कीटोन? एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक कीटोन प्राप्त होता। मैं एक सिंपल सा तरीका समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं इस अभिक्रिया में? ये बेंजीन लिया, इस बेंजीन की क्रिया किससे करवाएंगे? एसिल हैलाइड से। तो इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ, समझ नहीं सकता। XC⋯O या इसको C⋯O और यहाँ मैंने कोई एल्किल समूह जोड़ दिया R। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3
3 की उपस्थिति में। अब देखो सीधी बात है, यहाँ पर मैंने कहा बेंजीन वाले के प्रत्येक कार्बन पर हाइड्रोजन है, अगर आपको आवश्यकता है तो आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब होगा क्या इस अभिक्रिया में, यहाँ से आपका X और यहाँ से सॉरी यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होता है तो H, तो यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका X, तो यहाँ से क्या बाहर चला गया, HX बाहर चला गया। अब इस शेष को जोड़ दो तो ये कार्बन यहाँ से जुड़ेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी आपकी ये, अब देखो C डबल बॉन्ड O और इधर R, तो ये कीटोन और कीटोन से 2 समूह जुड़े हुए हैं। अब देखो पर्सन कैसे घूमता है कि मैंने सेम कंडीशन ली है, इस बार मैं बेंजीन की क्रिया R के स्थान पे लिख रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम होता है इसका, एसिटिल क्लोराइड। क्या लिखा है, एसिटिल क्लोराइड। अब जो सीधी बात है कि यहाँ पर H है तो होगा क्या, और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, तो इधर से H और इधर से Cl, HCl बाहर, शेष ये CO इस कार्बन से जुड़ेगा। या अब ये सीधी बात है कि जैसे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो यहाँ से हाइड्रोजन, बेंजीन वाले का प्रत्येक कार्बन बराबर है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो इस H को मैं यहीं से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको अगर कन्फ्यूजन हो तो इस H को यहाँ से यहाँ लिख दो, बात एक ही, कोई अंतर नहीं है, यहाँ से बाहर चला जाएगा। इसमें भी जैसे इजीली अगर आपको समझना हम ऐसे लिखें, अगर आप इसको ऊपर भी जोड़ दोगे तो कोई इफेक्ट नहीं, सेम कंडीशन रहेगी। चलो H यहाँ से जोड़ दिया तो क्या होगा, यहाँ से H और वहाँ से Cl, HCl बाहर। अब देखो क्या होगा, बेंजीन वाले यहाँ क्या था, C डबल बॉन्ड O CH3 और क्या हो गया HCl। अब इस कंपाउंड का नाम याद कर लेना, कीटोन है, इसका नाम होता है एसिटोफिनोन। क्या नाम है, एसिटोफिनोन। अब देखो अगर इस CH3 के स्थान पे मैं C6H6 से लूँ, H C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, तो किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल। तो सीधी बात है कि यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका Cl बाहर चला गया, उत्पाद क्या बनेगा वो देखना यहाँ पे, ये बेंजीन C डबल बॉन्ड O। अब मुझे बताओ C6H5 का मतलब क्या होता है, बेंजीन वाले बनेगी, तो चाहो तो आप बेंजीन वाले रिप्रेजेंट कर दो या चाहो तो यहाँ C6H5 लिख दो, कोई अंतर नहीं है। इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोफिनोन। क्या नाम होता है इसका, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो अब जो क्वेश्चन में विशेष बात ध्यान रखना, ये क्या था आपका बेंजीन, क्वेश्चन आ जाएगी बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाओ, तो ये ध्यान रखना है। और ये भी बेंजीन है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो यहां हमने बेंजीन की क्रिया इससे करवाई तो क्या बन गया आपका, बेंजोफिनोन। तो ये अब बात करें कि ये आपकी क्या थी, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की हमने पढ़ लिया। इसके बाद अब आता है एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण। भौतिक गुण में 3-4 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि किसका कितना अधिक होगा, कौन जल में विलय होता है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज़्यादा, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके भौतिक गुण। तो भौतिक गुण से जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्वथनांक पर आधारित है, और क्वथनांक वाला जो क्वेश्चन आता है वो तुलना पे आधारित है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, भौतिक गुणधर्म। तो इससे भौतिक गुणधर्म को लिखते हैं, उससे पहले हम एक फॉर्मेल्डिहाइड की एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि इस कार्बोनिल समूह का सबसे सरल कंपाउंड या प्रथम यौगिक फॉर्मेल्डिहाइड होता है, जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में। और सबसे विशेष बात है, इसका जो 40% जलीय विलयन, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है, उसका उपयोग अपनी लैब के अंदर जंतु व पादप प्रादस को सुरक्षित रखने में किया जाता है। आप बॉटनी या जूलॉजी की जो लैब में गए होंगे तो वहाँ कांच की बोतलें होंगी, और कांच की बोतलों में या तो पेड़ पौधे या
विशेष के जंतु रखे होते हैं, मृत जीव जंतु, तो उसमें जो विलियन भरा होता है, जो सॉल्यूशन भरा होता है, वो फॉर्मेलिन का होता है। फॉर्मेलिन का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलियन। देखो मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले आप बात करेंगे कि एल्डिहाइड का सबसे सरलतम यौगिक, एल्डिहाइड का सबसे सरलतम यौगिक कौन सा होता है आपका? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। और विशेष बात है कि कौन सी अवस्था में पाया जाता है ये? गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में पाया जाता है ये? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब एक विशेष बात याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में मृत जीव जंतुओं को, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में मृत जीव जंतुओं को प्रादस के रूप में, जीव जंतुओं को प्रादस के रूप में रखने में किया जाता है, जिससे वो जीव जंतु खराब नहीं होते। अब अपना पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्वथनांक। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वथनांक की। अब क्वथनांक की बात करेंगे तो शुरुआत से मैं सिंपल लेवल से स्टार्ट करता हूँ। ये क्वथनांक वाला टॉपिक हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर चैप्टर में स्टार्ट किया, किसका अधिक होता है। पहला पॉइंट तो सीधी सी बात है कि मैंने पहले भी रिपोर्ट कर दिया आपको, यहाँ से एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो क्वथनांक है समानुपाती अणुभार। अणुभार का मतलब कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक का मान बढ़ेगा। जैसे आपके पास एग्जाम्पल आ जाए HCHO, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO। तो इसमें एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन और इसमें 3 कार्बन, तो 3 कार्बन होगा तो इसका अणुभार ज़्यादा होगा, और अणुभार ज़्यादा होगा तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा? ज़्यादा। तो सीधी बात है, क्वथनांक समानुपाती अणुभार। अणुभार के मान में वृद्धि होगी तो किसके मान में वृद्धि होगी? क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी। तो ये चीज़ें तो आपकी पढ़ी हुई है। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, टॉपिक क्या स्टार्ट किया था? भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले एल्डिहाइड की बात कर लो या कार्बोनिल कंपाउंड की बात कर लो, सबसे सरल या सबसे प्रथम कार्बन वाला कौन सा होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फॉर्मूला, HCHO। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर की बात है यहाँ पे। फॉर्मेल्डिहाइड का कितना प्रतिशत है? 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है आपका? फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका प्रयोग मृत जीव जंतुओं को प्रादस के रूप में रखने के लिए कहाँ किया जाता है? लैब में किया जाता है। फिर मैंने स्टार्ट किया क्वथनांक। यहाँ आपकी बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। क्वथनांक क्या होता है? अणुभार के समानुपाती, अर्थात अणुभार में वृद्धि होगी तो क्वथनांक के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इन तीनों में किसका अधिक है? सबसे ज़्यादा इस कंपाउंड का अधिक है। तो इसका नाम क्या होता है? प्रोपेनेल। इसका एथेनेल, ये मैंने इसके आईपीसी नाम लिख दिया, और इसका नाम आईपीसी भाषा में मेथेनेल। तो सबसे अधिक प्रोपेनेल का इन तीनों में, उससे कम एथेनेल का और सबसे कम मेथेनेल का। अब क्वथनांक के क्वेश्चन क्या बनते हैं कि एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में किसका क्वथनांक अधिक होता है? दूसरा, ईथर और एल्डिहाइड, ईथर हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनके कार्बोनिल समूह का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि एल्कोहल फिनोल से इनका, एमीन से इनका क्या होता है? कम होता है। क्या कारण, उसके हम बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो बेटा ये क्वथनांक वाले टॉपिक को अगर आप किसी भी एक चैप्टर की वीडियो में इजीली समझ लोगे तो सब चैप्टर में उसी से रिलेटेड वो बातें इसके अंदर। अब देखो यहाँ से हम बात करें
क्वथनांक। अब सबसे पहले मैं कार्बोनिल समूह की संरचना बना रहा हूँ, वो समझना। नॉर्मली स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाई थी कि C डबल बॉन्ड O और ये 2 वैलेंसी है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की तुलना में ज़्यादा होती है। इस कारण से ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है। इस कारण से बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ, ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश आ जाता है। क्लियर है? इसके कारण इसकी प्रकृति है वो क्या हो जाती है, ध्रुवीय प्रकृति। क्लियर है? अब क्या होता है कि ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्डिहाइड और कीटोन, अर्थात जिसको आप कार्बोनिल बोल सकते हो, कि कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके अंदर द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा? द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। तो यहां से लाइन लिख सकते हैं कि ध्रुवीय प्रकृति के कारण, क्या लिखा है, ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव कि ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण इनका क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। अब देखो यहाँ पे, तो इसका मतलब समझ में आ गया कि पर्सन ऐसे आ जाए, ये लिख दिया मैंने हाइड्रोकार्बन, समझना यहाँ से, और यहाँ लिख दिया ईथर, यहाँ आपका आ गया एल्डिहाइड, यहाँ आपका आ गया कीटोन। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन ईथर की तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्वथनांक होता है वो अधिक होता है। क्यों? क्वेश्चन कैसा आएगा कि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन ईथर की तुलना में एल्डिहाइड तथा कीटोन का क्वथनांक अधिक होता है। क्यों? तो आंसर क्या हो जाएगा, इनकी ध्रुवीय प्रकृति के कारण अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। ये बात तो क्लियर होगी। अगला पॉइंट देखो, इनसे तो अधिक है, लेकिन आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कोहल है, और एमीन से कम होता है। क्यों? क्योंकि उन तीनों में हाइड्रोजन बंद होता है और इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल, और द्विध्रुव आकर्षण बल होता है वो हाइड्रोजन बंद की तुलना में दुर्बल होता है। तो यहां लिख सकते हो कि समान अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एमीन की, समान अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एमीन की तुलना में एल्डिहाइड तथा कीटोन का क्वथनांक कम होता है, क्योंकि द्विध्रुव आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध की तुलना में दुर्बल होता है। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड उसकी तुलना में किससे ज़्यादा, कीटोन का, फिर याद कर सकते हो एमीन का,
और फिर एल्कोहल का और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब देखो यहाँ से आप समझ सकते हो कि समझना चाहो तो इन तीनों में एमीन, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों में कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध इन दोनों में कौन सा बंध? द्विध्रुव आकर्षण बल की तुलना में प्रबल होता है, इस कारण से इनका क्वथनांक अधिक होता है। देखो एमीन और एल्कोहल में किसका अधिक होता है? एल्कोहल का। ये एमीन वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया था। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल का अधिक क्यों होता है? तो इस चैप्टर का मैंने एक पार्ट पहले बना दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम पे, और उसको मैंने डिटेल से समझा दिया था। उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप क्लास के बाद उसको देख सकते हो। अब यहाँ से आप में क्वेश्चन पुटअप हुआ होगा कि सर मैंने एल्डिहाइड लिखा है और कीटोन लिखा है, तो कीटोन का ज़्यादा बताया और एल्डिहाइड का कम, इसका क्या रीज़न है? तो यहाँ से आप एक बात और क्लियर करना कि जब हम क्वथनांक की बात करते हैं तो जो क्वथनांक होता है वो समानुपाती होता है द्विध्रुव आघूर्ण के। किसके? द्विध्रुव आघूर्ण के। तो किसके समानुपाती होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। क्वथनांक समानुपाती द्विध्रुव आघूर्ण म्यू के। कीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण का मान एल्डिहाइड से अधिक होता है। कीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है वो किससे अधिक होता है? एल्डिहाइड से। इस कारण से समान अणुभार होने पर कीटोन का क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक होता है। तो एक लाइन आप यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हो कि कीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण, कीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण एल्डिहाइड से अधिक होता है। किससे होता है? एल्डिहाइड से अधिक होता है। तो ये बिल्कुल, अब जैसे क्वेश्चन मैं समझाऊं कैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे एक तरफ तो मैंने दिया यहाँ पे CH3 CH2 CHO, प्रोपेन एल्डिहाइड हो गया 3 कार्बन का, और एक तरफ मैंने यहाँ बना दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन या प्रोपेनॉल बोल दो, प्रोपेनोन। तो अगर इन दोनों में क्वथनांक पूछे किसका अधिक होगा? इसका, क्योंकि कीटोन के द्विध्रुव आघूर्ण का मान एल्डिहाइड के द्विध्रुव आघूर्ण के मान से अधिक होता है। अब जितना पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करें कि स्टार्ट क्या किया? क्वथनांक। स्ट्रक्चर से क्लियर है कि ये जो कार्बोनिल समूह है, कौन सा? कार्बोनिल समूह है। तो कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी होती है? कार्बोनिल समूह की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति होती है, और ध्रुवीय प्रकृति के कारण इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। इनके मध्य द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है, जिसके कारण इनका क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथर और हाइड्रोकार्बन से अधिक है। और ये क्रम एजिटिव याद कर लेना, सीधा आंसर लिखोगे इनमें क्या होता है? द्विध्रुव आकर्षण बल। अब इस क्रम में जाते हैं कि जब मैंने एल्डिहाइड ले लिया, कीटोन ले लिया, एमीन ले लिया, एल्कोहल ले लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो उनमें इनका कम होता है। अब कम होने का रीजन क्या है कि आपने ये जो 3 लिखे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल और एमीन, इन तीनों के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध और एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा बंध होता है? द्विध्रुव। तो ये कमजोर होता है, वो प्रबल होता है, इस कारण से इनका क्वथनांक अधिक होगा और इसका कम होगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन का अधिक होता है, क्यों? तो ये बात याद रखनी है कि क्वथनांक होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होता है, और कीटोन का द्विध्रुव आघूर्ण एल्डिहाइड से अधिक होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो यदि क्वथनांक वाला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका यहाँ से पुटअप हो जाएगा, और इसको आप ढंग से पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ और, एल्डिहाइड और कीटोन के जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं वो जल में विलय होंगे, लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी उनकी विलयता कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया में, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जो इनकी सबसे मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक ही क्रम भी याद कर लेना कि सबसे अधिक अम्लता किसकी होती है, क्वथनांक किसका होगा? समान अणुभार होने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उससे कम एल्कोहल का, उससे कम एमीन का, फिर उससे कम कीटोन का, उससे कम एल्डिहाइड का, उससे कम ईथर का, और सबसे कम हाइड्रो
कार्बन का होता है। इनका रीजन मैंने एक के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि एल्डिहाइड तथा कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं, और इसके बारे में मैंने शायद क्लास के बीच में आपको एक बार पहले भी बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन की जो मुख्य अभिक्रियाओं की बात करते हैं तो सबसे मुख्य अभिक्रिया एक ही होती है इसकी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो एल्किल हैलाइड में पढ़ी थी आपने SN1 और SN2। यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया है। देखो हम बात करें यहाँ पे कि एल्डिहाइड तथा कीटोन, क्या लिखा है, एल्डिहाइड तथा कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया, एल्डिहाइड तथा कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया, और उसमें सबसे फर्स्ट हम लिख रहे हैं नाभिक स्नेही। देखना, स्नेही के लिए आप दूसरा शब्द क्या बोल सकते हो, रागी। तो नाभिक रागी लिखा हो या नाभिक स्नेही मतलब एक ही है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न आ जाए एल्डिहाइड तथा कीटोन की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, यह सबसे मुख्य अभिक्रिया कौन सी है, तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि एल्डिहाइड तथा कीटोन की सबसे मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। कौन सी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब इसको समझा दो मैं, रीजन क्या है कि ये कार्बनिक समूह है C+O, क्लियर है। तो ऑक्सीजन परमाणु की विद्युतीयता ज़्यादा होती है, कार्बन की कम होती है। तो ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा होने से इस ऑक्सीजन पे तो आ जाएगा ऋणावेश और कार्बन पे आ जाएगा धनावेश, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्थापित हो गए, ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन परमाणु पर तो आ गया ऋणावेश और कार्बन पे आ गया धनावेश। ये आंशिक होता है, पूर्ण रूप से नहीं होता, तो इनको बोलते हैं आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। तो जिसके कारण इसकी प्रकृति क्या हो गई, ध्रुवीय हो गई। अब समझना, ध्रुवीय हो गई तो कार्बन पे क्या हो गया, प्लस। अब आपका जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही, हमने चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से नाभिक स्नेही के बारे में बता दिया। नाभिक स्नेही पर ऋणावेश होता है। तो ये नाभिक स्नेही, अब सीधी सी बात है कि इस माइनस वाले पर अटैक करेगा या कार्बन वाले पर अटैक करेगा, कार्बन जैसे प्लस होता है। तो सीधी सी बात है ये किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो नाभिक स्नेही इसके साथ अटैक करेगा, तो कंडीशन क्या आएगी, C, ये आपका जुड़ गया नाभिक स्नेही। जैसे नाभिक स्नेही जुड़ेगा तो बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर आ गई यहाँ पे, तो इस O पे आ गया क्या, किसका निशान, माइनस का। अब ये सही समझ गया। ये क्या करेगा, ये माध्यम से एक प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा। माध्यम से क्या, एक प्रोटॉन का मतलब किसको, H+, प्रोटॉन का मतलब H+ ग्रहण कर लेगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी, ये नाभिक स्नेही और ये OH बन गया। ये आपका क्या बन गया, उत्पाद बन गया। ये क्या बन गया, आपका उत्पाद बन गया। अब इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय एल्कोक्सी, ये मध्यवर्ती के रूप में बनता है, उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड आयन, चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड आयन। और ये आपका बन गया उत्पाद। अगर बाई चांस क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखे, तो केवल आपको ये लिख करानी। अब देखो, नाभिक स्नेही ने इस पर आक्रमण किया, नाभिक स्नेही ने इसके साथ आक्रमण किया और उसके साथ जुड़ गया, उसके साथ ऐड हो गया। इस कारण से इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसको हमने क्या नाम दिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, हमने इसको नाम दे दिया। और बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब एक बात और, नाभिक स्नेही योगात्मक जो अभिक्रिया है, इसकी प्रश्न आता है कि इनकी क्रियाशीलता क्रम, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ,
नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। सीधी सी बात, एक शॉर्ट में बता रहा हूं कि अब सीधी सी बात है कि इस कार्बन पे जितना अधिक धनावेश होगा, ये नाभिक इसने उतना जल्दी इस पर आक्रमण करेगा तो उसकी क्रियाशीलता उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर धनावेश की मात्रा कम और ऋणावेश की मात्रा बढ़े तो क्रियाशीलता में क्या आएगी? कमी। अब सीधी सी बात है कि अगर आप कोई भी एल्किल समूह है इस कार्बोनिल समूह के साथ जोड़ोगे तो एल्किल समूह कौन सा प्रभाव दर्शाता है? प्लस आई। तो प्लस आई प्रभाव दर्शाने का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर होगा, तो बंद के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो माइनस का मान बढ़ेगा, मतलब प्लस का मान कम होगा, तो नाभिक इससे आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो माइंड में एक बात क्लियर करनी है, एल्किल समूह का मान अर्थात एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होगी तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति उसकी क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। बिल्कुल शॉर्ट में आंसर इसका जो मैं लिख देता हूँ कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। तो एक लाइन लिख लेना कि एल्किल समूह है, क्या लिख रहे हैं? एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर, एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक स्नेही एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता में कमी आती है। इसका मतलब जिसमें जितना ज़्यादा एल्किल समूह होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी कम, और जिसमें जितना कम होगा उसकी उतनी ज़्यादा होगी। अब एक समझते हैं यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड O H क्या हो गया? फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ जोड़ दिया CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड। अब दोनों तरफ मैंने CH3 जोड़ दिया, ये हो गया आपका कीटोन। क्लियर है? क्या हो गया? कीटोन। अब एक चीज़ यहाँ से आप समझो, ये जोड़ दिया मैंने कीटोन, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड और ये कीटोन, नाम जानते हो। अब देखो इसमें एल्किल समूह एक भी नहीं है, इसमें एक है, दो है, तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर क्रियाशीलता में कमी आती है। इसका मतलब इन तीनों में इसमें एल्किल नहीं है तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रियाशीलता एसिटाल्डिहाइड से अधिक होगी और एसिटाल्डिहाइड की एसीटोन से। किसके प्रति? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। क्लियर है? तो इसको एक बार फटाफट रिपीट कर लें। टॉपिक क्या लिखा था? एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे मुख्य अभिक्रिया क्या लिखी है मैंने? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किसकी होती है? एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया विधि को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो वो मैंने यहाँ समझा दिया। अब आपको याद करना कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता का क्रम। तो सीधी सी बात है, शॉर्ट में समझाया मैंने कि एल्किल समूह की संख्या में क्या हो? वृद्धि होगी तो क्रियाशीलता में कमी आएगी। उसका एग्जाम्पल हमें याद कर लेना। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ जाता है जो आपकी बुक में भी दे रखा है कि बेंजल्डिहाइड की तुलना में प्रोपेनेल नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। देखो बेंजीन वाले के ऊपर यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया? CHO। बेंजीन वाले के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया? CHO, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन वाले के ऊपर मैंने क्या जोड़ दिया? CHO, तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजल्डिहाइड। एक कंपाउंड और ले लिया मैंने CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन है, तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेनेल। क्या बोलते हैं? तो इसका नाम तो हो गया आपके बेंजल्डिहाइड और इसका नाम मैंने क्या लिख दिया? प्रोपेनेल। तो अगर इन दोनों की तुलना करें तो इनमें किसकी क्रियाशीलता अधिक होगी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति प्रोपेनेल की। अब सुनो कारण क्या है। एक तो जो कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है वो इस बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में भाग ले लेता है, जिससे क्रियाशीलता घट जाती है। दूसरा, इस बेंजीन वाले का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होने के कारण नाभिक स्नेही अगर आक्रमण करे तो उसको जगह नहीं मिल पाती। इस कारण से बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता इसकी
प्रोपेनल से कम होती है। बुक में ये उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन और आंसर आपकी स्क्रीन के सामने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप इसको अच्छे तरीके से नोट करवाओगे। और बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे होते हैं इस प्रकार के, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो, इसके बाद हम आगे बात करें तो ये तो आपने नोट कर लिया यहाँ पे। अब देखो, इन अभिक्रियाओं की, इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए मैं कुछ विशेष बातें बता दूं कि इसमें ये सब अभिक्रियाएं, चैप्टर नंबर 12 की जब हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 12 मैंने कहा कि सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा नंबर का अपने एग्जाम में, और सबसे जो नेम रिएक्शन है, जो अभिक्रियाएँ थोड़ी सी टफ लेवल की, इसी की है। अब देखो, हमने अभिक्रिया कौन सी स्टार्ट की थी, अभी नाम लिखा था कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी अभिक्रिया इसमें आती है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इसके बाद देखो, अभिक्रिया तो काफ़ी है, लेकिन एक परीक्षण हम लिखते हैं यहाँ पे, टोलेन परीक्षण, टोलेन परीक्षण, और एक परीक्षण होता है आपका फेलिंग परीक्षण, फेलिंग परीक्षण। इनकी सहायता से, इन दोनों परीक्षण की सहायता से हम एल्डिहाइड और कीटोन को अलग कर सकते हैं। किसको? एल्डिहाइड और कीटोन को अलग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक परीक्षण आपका दिया हुआ है हेलो फ्रोम परीक्षण, हो गया। इसके बाद एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन पे यदि अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसकी अभिक्रिया कौन सी है आपकी? एल्डोज संघनन अभिक्रिया, एल्डोज संघनन अभिक्रिया। इसके बाद इसकी अपचयन से रिलेटेड अभिक्रिया है, जैसे एक है क्लीमिंसन अपचयन अभिक्रिया, एक आती है आपके वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया, और एक जिन कंपाउंड में अल्फा कार्बन नहीं होता है, जिन कंपाउंड में अल्फा कार्बन नहीं होता है वो अभिक्रिया देते हैं केनी-जारो अभिक्रिया। तो ये जितनी भी नेम रिएक्शन है, क्योंकि इनको इसी वीडियो में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो ये जितनी भी नेम रिएक्शन है उन सब का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इन सभी नेम रिएक्शन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्लस इसका एक पोर्शन, एल्डिहाइड कीटोन की तो बात हमने कर ली, इसका दूसरा पोर्शन आता है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या आता है आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्योंकि ये पूरा अलग पोर्शन है तो इसका भी अलग से मैंने वीडियो बना के इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया। तो इस क्लास को जरूर देख लेना, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा, अगर ये सब नहीं पढ़े तो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है अच्छे नंबर हम प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।